हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए, हमारा हम क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हमारा पूरा गैमेटोजेनेसिस तक हो चुका है। हमने गैमेट फॉर्मेशन देख ली, हमने उस क्या क्या देख लिया है, हमने उसका क्या स्ट्रक्चर देख लिया, मेल और फीमेल का सेक्स ऑर्गन का कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें कौन कौन से ग्लैंड पाए जाते हैं, उसका पाथवे कैसा होता है वो भी देख लिया है। उसके गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है कि मेल गैमेट स्पर्म कैसे फॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई और फीमेल गैमेट ओवम कैसे प्रोड्यूस हुई वो भी देख लिया हमने, सब कुछ देख लिया। अब फाइनली हमें उस पर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देख लिया हमने फीमेल का। अब हमें फाइनली देखना है कि बना तो लिया हमने गैमेट, अब गैमेट का ट्रांसफर होकर एट द लास्ट फर्टिलाइजेशन, ट्रांसफर भी देख लिया था हमने कि हमने जाइगोट, अब फर्टिलाइजेशन देखना है बेसिकली कि अब फर्टिलाइज कैसे होएगी। सब कुछ तो हो गया, अब फर्टिलाइज कैसे होएगी, फर्टिलाइज होएगी उसके बाद क्या करना है, उसका गेस्टेशन पीरियड देखेंगे कि फर्टिलाइज हो गई, फिर इम्प्लांटेशन देखेंगे कि इम्प्लांट कैसे हुई, और इम्प्लांट होने के बाद उसका गेस्टेशन पीरियड, फिर उसके बाद पार्चुएशन। यही पूरा का पूरा एक बेबी बना के इस पूरा एक पूरा का पूरा हेल्दी बच्चा का डिलीवरी तक इसमें हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, वो मैं सारे पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, चलो देखो क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज इक्वल टू स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज इक्वल टू ओवम। वो दोनों के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन एक पूरा साइकिल है, समझ रहे हो? उसमें फ्यूजन का, अगर यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेल और फीमेल का गैमेट का फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब सिनगैमी होती है कि दोनों का गैमेट का फ्यूज हुआ तो सिनगैमी, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, तो इसीलिए अब पूरा जाइगोट तक प्रोड्यूस कराना, जाइगोट तक बनाना, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। देख लो, एंड प्रोड्यूस जाइगोट। बच्चों को बहुत तौर पे, बहुत रूप में क्या होता है ना कि फर्टिलाइजेशन में और सिनगैमी में कंफ्यूजन होती है। वही मैं थोड़ा क्लियर करने का कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपको फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस देखो, फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है पूरा, और सिनगैमी एक स्टेप है जो फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है, तो वो दोनों में मैं थोड़ा समझाने का कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, तो ये समझ गए कि मैंने यहाँ तक तो आपको सिनगैमी लग रही होगी मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने क्या लिखा, एंड प्रोड्यूस जाइगोट, और जो जाइगोट बनाता है एट द लास्ट जाइगोट बनाना है, तो उसमें स्टेप्स आएंगे, तो वो स्टेप्स भी मैंने नीचे लिख दिया है। ये देखो, ये हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेसिकली ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट ये थोड़ा सा दिमाग में ना क्वेश्चन आ जाता है। जब मैं पढ़ती थी ना, तो ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया था कि फर्टिलाइजेशन में और सिनगैमी में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने सोचा चलो क्लियर कर दूं। कोई भी एक भी क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आया तो बच्चों में आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? चलिए, तो हो गया। अब देखो, सबसे पहले साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहले था एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ठीक है, लेकिन अब एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन को हटा के न्यू वाली एनसीईआरटी में लिख दिया है बस एम्पुलरी रीजन। एम्पुलरी रीजन ही है जो हमारी फर्टिलाइजेशन साइट है, जहां पे एग पहले से आई रहेगी और स्पर्म जाएगा और वहां पे फर्टिलाइजेशन होएगी। अब देखो स्टेप्स क्या है। सबसे पहले होता है सिनगैमी। ठीक है, सिनगैमी का मतलब हुआ कि यहाँ पे पहले से ओवम है, एग आया, आपस में थोड़ा दोनों का थोड़ा बस दोनों का टिप मिलेगा। ठीक है, ये अभी फ्यूजन नहीं हुई है, देखो ये यहाँ पर टिप हो गई। टिप होने का मतलब क्लियर फ्यूजन नहीं है, प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सिनगैमी के बाद क्या होगी, ये इसका मैंने पहले बताया था कि हमारा स्पर्म का पूरा स्पर्म जाइगोट क्या ओवम में नहीं जाता है, उसका बस ऊपर का मतलब बस ऊपर से उसका जो एक्रोमोसोम है वो टूटती है, जिसको क्योंकि उसके पास क्या होता है, लाइसिस वाली प्रोटीन होती है, तो वो लाइसिस वाली प्रोटीन उसको तोड़ देगी, स्पर्मोलाइसिन, और वो उसका टिप तोड़ के उसका न्यूक्लियस को अंदर धकेल देगा। बस न्यूक्लियस का ही मेन काम है, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट जाता है। तो ये गया, तो उसके पहले ये इसके साथ फ्यूज करेगी सिनगैमी वाला, तो ये बनाएगा आपका क्या है, यहाँ पे होगा प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी का मतलब हुआ फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मेल और फीमेल गैमेट का, मेल एंड फीमेल गैमेट होगा, स्पर्म लिख दिया मैंने, मेल एंड फीमेल गैमेट का, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे दोनों का प्लाज्मा मिक्स हुआ और फिर प्लाज्मा मिक्स हुआ, सब साथ में हो रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, प्लाज्मा मिक्स हुआ और फिर एक साथ क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस मिक्स हो रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरियोगमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मेल फीमेल में पहले से एन थी हैप्लॉइड, और फीमेल मेल वाली भी हैप्लॉइड आ गई, तो दोनों फ्यूज हो गए, और दोनों फ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n। तो ये फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फाइनली हमारा
जाइगोट बन गया। अब ठीक है, इसको एपिमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एपिमिक्सिस का मतलब होता है जाइगोट। ये एपी दो होते हैं, एक एपोमिक्सिस होती है, एक एपिमिक्सिस होती है। एपोमिक्सिस होती है प्लांट्स के केस में और एपिमिक्सिस होती है एनिमल्स के केस में। ठीक है, एनिमल्स के केस में क्या होती है, एपिमिक्सिस। यही एपिमिक्सिस हुई तो जाइगोट, मतलब दोनों का फ्यूजन हो गया, पूरा न्यू यंग वन बन गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। तो इसीलिए मैंने लास्ट में यहाँ पे इस वाले को आप बहुत ये इस वाले लाइन को याद करके रखिएगा जब आप फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स। अगर देखो क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ तक भी लिख रहे हो तो सही है, लेकिन होते हैं ना कोई टीचर वो हो जाते हैं, उनको जैसे होता है ना, उनको काफी ज्यादा पढ़ लिए होते हैं, चाहे जो भी हो, उनको अच्छे से पता होता है कि फर्टिलाइजेशन पूरा प्रोसेस है और ये जो यहाँ तक लिखवा रहे हो वो बस एक स्टेप है, तो वो कभी कभी क्रॉस भी कर देते हैं। लेकिन अगर आप लास्ट में प्रोड्यूस जाइगोट लिख देते हो तो उन्हें समझ आ जा रहा है कि उन्होंने जाइगोट का फ्यूजन, तो ये दोनों गैमेट का फ्यूजन भी बता दिया और लास्ट में उसने लिख दिया कि जाइगोट का फॉर्मेशन। तो जाइगोट के फॉर्मेशन के लिए तो सारे स्टेप्स हुए होंगे, समझ गए? चलिए नोट कर लो। चलिए पढ़ लिया, चलो अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, पेज नंबर है 51। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन मतलब क्वाइटस, ये सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू ए वजाइना, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हुआ कि जब दोनों मतलब रिलेशन, कपल रिलेशन बनाते हैं तो उस केस में क्या होती है कि उसका जो सीमेन है, जो स्पर्म जिसके अंदर होंगी, तो वो मेल है जो सीमेन रिलीज करता है वेजाइना के अंदर, तो उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, द मोटाइल स्पर्म, अब स्पर्म तो मोटाइल होता है, ठीक है, तो द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली pass through the cervix, enter into the uterus and finally reaches to the ampullary region of the fallopian tube। बोला जा रहा है कि जो स्पर्म है जो स्विम करती है वो जल्दी से, मतलब वो बहुत जल्दी से क्या होता है, पास करता है, सर्विक्स से पास होते हुए एंटर करता है यूटेरस में। यूटेरस में एंटर करने के बाद वो फाइनली पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के वहां फर्टिलाइजेशन साइट मीन्स एम्पुलरी रीजन में। समझ गए? ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। जो ओवम है जो ओवरी से रिलीज हुई वो भी एम्पुलरी रीजन पे पहले से प्रेजेंट है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली ऑकर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द फैलोपियन ट्यूब। बोला जा रहा है स्पर्म एंड ओवम दोनों साथ साथ में वहां पे जाएंगे तभी हो पाएगा फर्टिलाइजेशन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो? मतलब ज्यादा डिस्टेंस दोनों के बीच का टाइमिंग ज्यादा नहीं होना चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब एक है आ रहा है, दूसरा थोड़ा लेट प्रेजेंट है, थोड़ा मतलब थोड़ा कहना मतलब बहुत कम टाइम, ज्यादा टाइम ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से प्रेजेंट है वो तो डिजेनरेट ही हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा दिन का लिविंग कैपेसिटी नहीं होती इनकी। 24 घंटे में ओवम डिजेनरेट हो जाती है और 72 घंटे स्पर्म का कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, okay, there is a reason, this is the reason why not all copulation lead to fertilization and pregnancy। इसीलिए इसका एक ये अहम रीजन है कि सारे के सारे जो कॉपुलेशन करते हैं कपल, वो सारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। मतलब सारे बहुत ट्राई तो करते हैं बहुत बारी, लेकिन उनका फिक्स पीरियड नहीं पता होता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्पर्म तो मतलब हो जाता है, हस्बैंड स्पर्म एजैकुलेट कर देते हैं उसमें वेजाइना में, बट फीमेल के पास क्या होता है, ओवरी का टाइम, ये ओवम का टाइम ही नहीं होता है, ओवम या फिर वहां प्रेजेंट ही नहीं होती है, या फिर ओवम प्रेजेंट भी होती है तो बहुत लेट हो गया रहता है। इसकी वजह से दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है। इसीलिए मुझे मैंने कल बताया था कि वो जो ओवुलेशन का डेट निकालने वाला, तो मैंने क्या बताया था आपको कि पूरा जितना आपका प्रेगनेंसी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना दिन का आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें से 14 माइनस कर दो तो जो डेट आता है वो ओवुलेशन आता है। तो वही देख के बहुत लड़कियां मतलब लेडीज पता कर लेती हैं, ठीक है, जिनको प्रेग्नेंट होना है उनको। ये सब गवर्नमेंट मतलब ये सब क्या होता है, ये सब सभी डॉक्टर्स के पास अगर आप जाओ, जैसे गायना के पास जाते हो, कोई कपल जाते हैं कि हाँ मुझे प्रेग्नेंट के बारे में न्यूज जाना, तो ये सब उनको चार्ट वगैरह बना के देते हैं। समझ, पिल्स वगैरह जो आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी मैं पूरा डिटेल में, जो आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना उसमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बोला जा रहा है कि स्पर्म का फ्यूजन ओवम से पूरा का प्रोसेस, यहाँ पे पूरा प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म कम्स टू, अब ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि स्पर्म कैसे आता है नहीं आता। उससे पहले जिस स्पर्म को आने से पहले एक प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन, तो उसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको कैपेसिटेशन मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को एक्टिवेट करने के लिए, तो ठीक है, उसको उतना भी तैयार नहीं है बेचारा, वो भी डंडा मुंडा बच्चा है, अभी बहुत तैयार होना बचा हुआ है, क्योंकि उसको बहुत खतरों से खेल के ओवम तक जाना है। ठीक है,
तो उसके लिए हम लोग पहले उसको प्रिपेयर करके आपको कैपेसिटेशन बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी नोट कर लो। चलिए देखिए क्या होता है। ठीक है, देखो कैपेसिटेशन का मतलब क्या हुआ। कैपेसिटेशन का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। बेसिकली ये कैपेसिटेशन किसका होता है, स्पर्म का। समझ रहे हो कितना, ये सब एक तरीके से टेस्ट है। टेस्ट है कि मतलब वेल प्रिपेयर करने के लिए ओवम वहां पे आके बैठी है, मतलब वहां पे आके बैठी नहीं, थोड़ा सा टाइम है, बट वो रेडी है क्योंकि उसको अब उसके बाद क्या है, स्पर्म जो जाएगा तो स्पर्म को पूरी तरह से फिक्स तैयार करके, ताकि वो फुल्ली प्रिपेयर्ड होके अपने आप को सूट वूट डाल के एकदम फुल्ली जो मतलब पूरा सिक्योर, क्योंकि आगे का रास्ता खतरा से भरा हुआ है। ठीक है, तो क्या कराता है, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का एक्टिवेशन कराता है आफ्टर इजाकुलेशन इन वेजाइनल ट्रैक्ट। जब वेजाइनल ट्रैक्ट में जाती है स्पर्म जाता है, उसके बाद यहाँ वेजाइना क्या करती है, अब वो वहां तक तो आ गया जितने भी प्रोसेस थे मेल से, अब वो फीमेल के पास है, फीमेल के वेजाइना में आ गया, तो वेजाइना में फीमेल क्या करती है, फीमेल का, तो वो चेक करेगा कि ये मेरे बच्चे के लिए कैपेबल है कि नहीं स्पर्म, उसके लिए वो पूरा उसको तैयार करता है। उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ द स्पर्म। स्पर्म के चारों तरफ जो घेरा हुआ था, जो उसको खुद से उसके मेल स्पर्म को उसका सटोली सेल वगैरह ने उसको न्यूट्रिएंट्स बना के पूरा तैयार करके उसकी मम्मी ने तैयार किया था, तो उसको क्या करता है, ये मतलब फीमेल के पास आया, फीमेल के वजाइना में, तो वहां से सारा कुछ हटा दिया, उसके कोलेस्ट्रॉल हटा दी, प्रोटीन हटा दिए, ग्लाइकोप्रोटीन हटा दी, पूरा लेयर ही हटा दिया। हाँ, पूरी की पूरी तरह से उसको क्या कहते हैं, खाली कर दिया, पूरा सन्नाट, पूरा खाली, जितना लोडेड था वो सब हटा दिया उसको। ठीक है, और उसका डिसोल्यूशन ऑफ कैपेसिटेशन फैक्टर, जो कैपेसिटेशन करने की कैपेबिलिटी थी उसको भी डिसोल्यूशन करता था, उसको भी गायब कर दिया। अब उसके बाद एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म, कैल्शियम आयन का एंट्री होता है स्पर्म, मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। देन उसके बाद एक फायदा करती है कि वो देखती है कि वो उसको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसने चेक वेक कर लिया, उसके बाद बोला भाई थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, तो उसने कैल्शियम आयन को एंट्री करा दी कि उस कैल्शियम आयन क्या करेगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देगी, मस्कुलैरिटी बढ़ा देगी, मसल्स में पावर बढ़ा देगा, तो मसल्स में पावर बढ़ा देगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी मूवमेंट ज्यादा हो जाएगी, मतलब स्विमिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, स्विमिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी से एम्पलरी रीजन पे पहुंच जाएगा। एम्पुलरी रीजन पे ही पहुंचाना है इसको बेसिकली, तो एम्पुलरी रीजन पे जाके पहुंच जाएगा। ठीक है, जहां पे फर्टिलाइजेशन होनी है, तो वो एक दो स्पर्म नहीं, 200 से 300 मिलियन स्पर्म आते हैं, तो उसके साथ वो सब में देखता रहता है, सब में देखता है कि कौन ज्यादा कैपेबल है, कौन ज्यादा कैपेबल है, सब जितने भी टेस्ट वगैरह लेने हैं सारे टेस्ट ले लेता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा का पूरा जो ज्यादा बेनिफिट है जिसमें और ज्यादा फायदेमंद है, जो ज्यादा अच्छा है सबसे, उन सभी में सबसे अच्छा है, उसको क्या करता है वो कि पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट वगैरह दे के, कैल्शियम का मतलब दे के उसको, और उसको बोलता है जा तू, अब जा तू वहां जा सकता है। और उसके बाद ये तो बस वेजाइना करी, फिर यूटेरस में जाएगा तो वहां पे भी प्रॉब्लम होगी इसको, फिर फेलोपियन ट्यूब में भी जाएगा तो वहां पे भी, वहां पे जाने के बाद भी ओवम को जिससे मन करेगा उससे फर्टिलाइजेशन करेगी। समझ रहे हो कितना कष्ट वाली जिंदगी है। इसीलिए सबसे ज्यादा, इसीलिए 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में इजैकुलेट होते हैं, क्योंकि उसमें से एक 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एक, बस एक और एक अकेला क्या कहते हैं ओवम से मीट करेगा और फर्टिलाइजेशन करेगा और एक नया बंदा, एक नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे, नई जिंदगी 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से एक बस स्पर्म। सोचो जन्म लेने से पहले कंपटीशन के शिकार हो चुके हैं हम लोग। समझ रहे, चलिए नोट कीजिए इसको। देखो क्या है ये, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, कुछ समझ आ रहा होगा। ये हमारा है नीचे का वजाइना, ये है सर्विक्स, ये है यूट्रस और ये है फैलोपियन ट्यूब। एक साइड पे दिखाया है, सेम साइड ऐसा ही होगी, तो एक ही साइड। ठीक है, एक बार में एक ही तरफ से फैलोपियन ट्यूब में आते हैं ना, तो ये नॉर्मल डिलीवरी। क्या हुआ, 200 से 300 मिलियन स्पर्म इमैस्कुलेशन के टाइम, इंसेमिनेशन के टाइम आई हमारी वेजाइना रीजन में, वेजाइनल रीजन में आई, और यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा प्रोसेस हुआ, डिकैपिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया, कैपेसिटेशन हो गई यहाँ पे वेजाइना में स्टार्ट। कैपेसिटेशन का मतलब एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ पे ये जो जितने ये सब क्या है, डॉट डॉट जो है इसकी ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह है, ये वाले जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इस सब को हटा दिया और उसको एक्टिव बना दिया। अब उसके बाद ये जाएगा फिर सर्विक्स में, यहाँ पे 200 से 300 था, और यूट्रस तक जाते जाते 1000 बचता है। देख लो 200 से 300 को यूट्रस तक पहुंचने में पूरा का पूरा कितना कम % हो गया। हाँ, मिलियन में था यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या 1000 में आ गई।
और फिर यहाँ पे भी उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं, मतलब संघर्ष से बड़ी लाइफ है, संघर्ष होते हैं, यहाँ पे संघर्ष करता है, उससे भी बचता है, जो जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। तो 250 बच गए। यहाँ तक आने तक फेलोपियन ट्यूब के पहले वाले रीजन तक आने के लिए आया, तो यह आया इसका 250 बच गया। अब इस 250 में से यहाँ पे कुछ पार्ट्स जाएंगे और उसमें से एक पार्ट फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। यही है यहाँ पे हुआ कि यहाँ क्यों, इससे इतना सर्विक्स में हमारे इतने सारे एसिड होते हैं और इतनी मैक्रोफेजेस होते हैं कि वो हाईली एसिडिक है और हाईली फाइगोसाइटिक है, कि इसने जितना भी निठल्ला निकम्मा, इनके लैंग्वेज में कहा जाए, जो भी स्पर्म था सबको खा गया। और उसमें से 200 से 300 मिली, ये तो नीट के एग्जाम से भी हार्ड है, देख रहे हो, 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से 1000 बेचारा, कितने दुखी वाली बात है, समझ रहे। ये बचपन से नीट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, देखो तो 2000 बच गए। अब इस 1000 से भी एसिड, यूट्रस भी इतनी गंदी वाली एसिड रिलीज करेगी, मतलब इनके लिए, हमारे लिए तो अच्छी बात है लेकिन इनके लिए भी अच्छी बात है, ताकि उसमें से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिले। इनके कहने का मतलब है कि आप एक यंग वन, एक नए बच्चे को जन्म दे रहे हो, एक नए इंसान बना रहे हो, पूरा का पूरा एक नया इंसान बना रहे हो, तो वो बेस्ट हो, समझ रहे हो, वो बेस्ट हो। इसीलिए हमारे से क्या बोलते हैं, लाइफ हमेशा स्ट्रगल करवाती है हमसे, क्यों, और बोलता नहीं कि मेहनत करने ज्यादा, मतलब सफलता पाने के लिए जितना जो फेलवर करता है, जितना जो नीचे गिरता है वही उतना ऊपर उठता है। तो वही कहानी बात हुई, देख रहे हो कि इतना इतना ज्यादा झेल के अब इस सब में से जो निकल के जाएगा, सोचो उसकी लेवल ही कहाँ होगी, हाँ, समझ रहे हो, इतना कष्ट झेल के जा रहा है वो, उसमें से इसमें से जो निकल गया सो गया। जो एक बंदा यहाँ से निकल के यहाँ एक बंदा आया सिंगल, इसमें से कोई, मान लो हम इसी को ले लेते हैं, ये हमारा बंदा बहुत, मान लेते हैं ये बंदा यहाँ पे भी झेला, यहाँ पे भी कटफट हुई, यहाँ पे भी आया ये बंदा, इसके साथ इतनी बाहर लेते हैं, चलो, ताकि आपको एक अलग, मैं ब्लैक कलर से लिख के दे रही, ब्लैक नहीं रेड ही कर लेते हैं, रेड ज्यादा अच्छा होता है ना, खून से भरा हुआ है बेचारा। देखो ये रेड वाला बंदा यहाँ पे आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ पे भी पास करके आया, और यहाँ पे पास कर गया तो कट फट गया, फिर यहाँ से पास करके यहाँ पे भी थोड़ा कट फट गया, फिर यहाँ से पास किया, फिर यहाँ से जाते 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 फाइनली यहाँ पे पास करके आया, और यही बनेगा विनर, समझ रहे हो। इसको फर्टिलाइज होके फिर मतलब जाइगोट बनाना, उसके बाद बोलेगा ये मैं जीत गया, समझ रहे हो। चलिए नोट कर लीजिए, समझते हो, अब समझो कि लाइफ में एक बच्चा का बनना कितना, नेचर ने हमें कैसे जनरेट किया हुआ है, कि पूरा प्राकृतिक कैसे लेवल से चल रही है। ये तो बस हम ह्यूमन का पढ़ रहे हैं, ह्यूमन ही हाईली डेवलप्ड है, कि पूरा इवोल्यूशन हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा दिमाग वाले और सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो प्राकृतिक लेवल पे कौन है, मनुष्य ही है, मनुष्य का ये है। ये तो हम बस ह्यूमन का पढ़ते हैं, आप अगर एनिमल्स का पढ़ोगे तो उनका भी एक अलग ही चलेगा। ये ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम लोग का एनिमल के बारे में नहीं दिया है, पर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ना। चलिए देख लो, मजा आ रहा है, चलिए मुझे तो आ रहा है, चलो ठीक है। देखिए अब है एक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ स्पर्म जिसका है यहाँ तक आने के बाद अब क्या है कि बेसिकली ये फेलोपियन ट्यूब मतलब एम्पुलरी जंक्शन तक, मतलब फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंचने के बाद कितना बचता है, 250 स्पर्म है जो चला गया अटैच टू द सरफेस ऑफ एग। अब वहाँ पे क्या हुआ कि 250 स्पर्म है, उसमें से सब में झगड़ा झुगड़ी मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि स्पर्म के सरफेस से अटैच होने के लिए, सब अटैच हो गई। एक्रोसोम स्टार्ट रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। अब उसके बाद है सारे है कि एक स्पर्म हो गई, एक ओवम में वहाँ पे बैठी हुई थी पहले से, और 250 मतलब 200 से 300 मिलियन स्पर्म से सारे अपने आप को फाइट करते करते पहुंच गए कहाँ, फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब के फर्टिलाइजेशन साइट तक पहुंच गए और वहीं वहां पे 250 पहुंचे। वहां पे कितना पहुंचा, 250। और वो 250 है जो अब सब एक, उसका बेसिकली क्या करना है कि काम, मेन मुद्दा उसका तो था फर्टिलाइजेशन का। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबने वो क्या कहता है हमारा ओवम के ऊपर सब अटैक बोल दिया। अब उसके बाद सब अटैच्ड हो गई ओवम की सर्फेस से और अपना अपना क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस एंजाइम रिलीज करने लगी, जिससे क्या हो कि वो अपना उसका ओवम के लेयर को पोर करके अंदर घुसने के लिए, समझ रहे हो। तो वही है हाइड्रोलाइसिस एंजाइम, यही है। देखो ये स्पर्म है और यहाँ पे ये ओवम हुई हमारी। ये स्पर्म है जो एक्रोसोम, उसके टोपा पे एक्रोसोम होता है, जो स्पर्मलाइटिक एंजाइम जिसके पास होती है जिसको बोलते हैं हाइड्रोसिन, ठीक है। और उसके बाद जो 3 तरीके का एंजाइम सिक्रीट करता है बेसिकली, एक तो होता है हाइड्रोनिक क्या,
रोनिडेज, दूसरा होता है आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और तीसरा होता है आपका जोनालाइसिन एंजाइम। समझ गए? तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है वो किस चीज को पेनिट्रेट करेगा? कोरोना है तो कोरोना वाले लेयर पे अटैक करेगी। डेट से लिख देती हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, इस वाले लेयर पे अटैक ये करेगी। ठीक है, अब दूसरा जो है, ठीक है, ये जो कोरोना पेनिट्रेटिंग तो कोरोना वाले लेयर पे ये अटैक करेगी एंजाइम, उसको पतला करने का काम करेगा। जोनालाइसिन तो आप नाम से ही समझ सकते हो, जोना लेयर को, जोना पेलोसिटा को क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ठीक है, और ये है हाइलोरिनिडेज, तो ये वाली क्या है? ये हाइलोरोनिक एसिड सिक्रेट होती है उस वाले के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पास सबका फील्ड मतलब वो लेके चलता है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीडोट। ठीक है, जैसे कोरोना का एंटीडोट था तो वैसा ही लेके जाता है, क्योंकि आगे जाके इसको ब्रेक डाउन करना है। लेयर को जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ये जो अंदर न्यूक्लियस पड़ी हुई है उसको फाइनली तो न्यूक्लियस के पास जानी है, क्योंकि उसको फर्टिलाइजेशन करनी है। तो सब लेयर को जो तोड़ लेगा, अब ये तीनों एंजाइम जिसकी सबसे ज्यादा पावरफुल होगी और जो सबसे पहले जाके ब्रेक डाउन कर लेगा और तोड़ के अंदर घुस जाएगा जिसका न्यूक्लियस, वो फर्टिलाइजेशन कर लेगा। समझ गए? समझ आ गया? अब ये है, मैं ब्रेक डाउन कर दिया। ZP उसका होता है ZP3 फर्टिलाइजिन, इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन स्पर्म के पास होती है, दोनों आपस में मीट करेगी, एग्लूटिनेट करेगी। एग्लूटिनेट का मतलब होता है दोनों का मिलन, दोनों का फर्टिलाइजेशन के लिए आपस में बॉन्डिंग बनाना। ठीक है, चलिए नोट कर लो। चलिए ठीक है, सो अब हम एनसीईआरटी बची हुई है हमारी, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी हमारी। ठीक है, देखो ड्यूरिंग, ये हो गया था हमारा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म, ये हम लोग सेकंड पैरा पढ़ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक मैंने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन का जो डेफिनेशन वो बता दिया था, उसके बाद बोला था कि मैं पढ़ाऊंगी, उससे पहले कैपेसिटेशन पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, देखो क्या लिखा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम and induce change in the membrane that block the entry of additional sperm। बोला जा रहा है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कि स्पर्म है जो जोना पेलुसिडा लेयर है जो ओवम के पास आता है और कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से एक ही स्पर्म आता है, बाकी सब पॉलीस्पर्मी होने से बच जाता है। पॉलीस्पर्मी क्या होती है? पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एंट्री ऑफ स्पर्म, मतलब मेनी स्पर्म, एंट्री ऑफ मेनी स्पर्म ऑन वन वे इन वन टाइम। देखिए, बहुत सारे एक ही बार में बहुत सारा स्पर्म ओवम के साथ ना मीट कर जाए, इसके वजह से क्या करती है, एक स्पर्म घुस गया, उसके बाद उसने कुछ एंजाइम सिक्रेट करी जिसके वजह से ब्लॉकेज ऑफ, मतलब उसका ब्लॉक हो गया, अब उसके बाद दूसरा स्पर्म नहीं एंटर कर सकता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है, ब्लॉक कर देता है, मेम्ब्रेन को ही बेसिकली ब्लॉक कर देता है, तो कोई अब दूसरी स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम, इसीलिए इसको इंश्योर किया गया कि एक बार में बस एक ही ओवम को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा। द सिक्रेशन ऑफ दिस acrosomal help in sperm entry into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and the plasma मेम्ब्रेन। देखो लिखा हुआ जो एक्रोसोम बहुत सारे मतलब एंजाइम सिक्रेट करते हैं, अभी देखा हमने 3 तरीके एंजाइम सिक्रेट करी, वो तीनों एंजाइम सिक्रेट किया, तो वही एंजाइम क्या कर बेसिकली है जो स्पर्म को ओवम के एंटर करने में हेल्प कराता है। जैसे कि सबसे पहले उस कोरोना रेडिएटा वाला लेयर को तोड़ता है, फिर जोना पेलुसिडा वाले को तोड़ता है। लाइगेज मतलब होता है, लाइसिन मतलब ब्रेक करके फिर उसके अंदर घुसने में हेल्प करता है। इन दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। यहाँ पे ये सब होने के बाद क्या है, दूसरा सेकेंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये याद रखिएगा। पहली कहाँ हुई थी और सेकेंड कहाँ होती है, याद रखिएगा। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज अनइक्वल, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है क्या, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शन अनइक्वल का मतलब हुआ एक पोलर बॉडी बनेगी और एक क्या बन जाता है हमारा, एक ओवम जो हमारा पूरा नॉर्मल था वो, और दोनों का साइज में चेंजेस होता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड एक हैप्लॉइड ओवम, एक हैप्लॉइड ओवम बनी और दूसरा क्या है आपका सेकेंड पोलर बॉडी, दोनों के साइज में डिफरेंस होता है। ओवम होती है जो बड़ी साइज की होती है और हमारी सेकेंड पोलर बॉडी जो होती है छोटी सी साइज की होती है। ठीक है, soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuse together and form diploid zygote। बोला जा रहा है अब हैप्लॉइड फॉर्म में जो ओवम का और स्पर्म दोनों आपस में मीट करते हैं और उसके बाद एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन अ जाइगोट। बोला जा रहा है जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तो ये भी आप पता कर सकते हो। क्या हमारी हैप्लॉइड आई थी, ये आई थी ओवम है और ये आपका हो गया आपका स्पर्म। ठीक है, तो ये भी आपका एन है, ये भी एन है, तो एन का मतलब क्या हुआ 23, एन का मतलब 23, तो ये दोनों आई, तो इसके फ्यूजन से बना जाइगोट। समझ रहे हो, तो ये 2n हुई, तो 2n कितना हो जाएगा 46।
समझ गए? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपको बेसिकली कि कितना नंबर ऑफ जाइगोट, आपके जाइगोट का कितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अब उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट है जो आपको दिखा रहा है, ये देखो क्या है, one has to remember that the sex of the baby has been decided to that of the stage itself। अब बोल रहा है यहीं पे बेबी का कौन सा मेल बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल होगी, इस टाइम में डिसाइड हो जाता है। लेट अस सी हाउ, कैसे, ये देखो, एज यू नो द क्रोमोसोम पैटर्न ऑफ द XX फीमेल के लिए एंड XY मेल के लिए, देयरफॉर ऑल ऑफ द हैप्लॉइड, ये बेसिकली ना दिया हुआ है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। तो इसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं अभी क्योंकि इसी यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि उसको करके अभी इसमें भी दिखा सकती हूँ, बहुत छोड़ ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, कि यहाँ पे मान लो कि एक ये वाली आई तो ये ओवम तो हमेशा XX रही होगी, XX का हाफ हुआ होगा। देखिए यहाँ पे ये इस वाले साइन को हम फीमेल से डिनोट करते हैं, इस वाले साइन को हम मेल से डिनोट करते हैं, ये तो पता है आपको। हाँ, अब ये ओवम रही होगी, ये X रहेगी तो इसका पहले वाला पेरेंटल का XX रहा होगा, समझ रहे हो, और इसका रहा होगा XY, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या हुई होगी, इसका कैरेक्टर इसका बता दो, ये क्या रहा होगा, X रही होगी, 22 प्लस X, एक और 22 प्लस X, क्योंकि सेम ही सेक्स बनाती है, XX है। इसका क्या क्या रहा होगा, 22 प्लस X और दूसरा रहा होगा 22 प्लस Y, समझ रहे हो। तो अब देखो, अब इसमें दो कंडीशन है कि इस ओवम तो सेम है लेकिन स्पर्म के लिए दो, मतलब स्पर्म का दो हो सकता है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये वाला देख लिया था जाइगोट कैसे बना, ये ओवरव्यू है वैसे भी। चलिए दोनों कर देती हूँ तो आप साथ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्लीवेज कर पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं। और एक केस में आप ले लो पहली वाली स्पर्म में, तो इस वाली से, तो फर्स्ट करके लिखते हैं, तो ओवम आपकी इसका तो 22 प्लस X ही होगी, नो डाउट। स्पर्म लिया हमने पहले वाले में 22 प्लस X का लिया, ठीक है। चलिए तो इस दोनों से फ्यूजन हुई तो क्या बनेगी, आप ही सोचो, 22 प्लस 22 जाइगोट बना हमारा, तो ये 46 क्रोमोसोम हुए टोटल, 2n बन जाता है, ये n था, ये भी n और ये हमारा 2n, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, तो ये हो जाता है 44 प्लस एक X इसका आएगा और एक X इसका आएगा X, ठीक है। तो क्या बना, X का मतलब ये बेबी गर्ल, समझ गया, ठीक है। और सेम है कि अगर इसकी जगह पे सेकेंड वाली केस में अगर ओवम सेम है और यहाँ पे हमने कर दिया स्पर्म 22 प्लस Y, तो अब क्या बनेगी, फ्यूजन हुई और ये बना दिया जाइगोट 44 प्लस XY, और XY क्रोमोसोम किसका होता है, मेल का, तो ये बन जाएगा आपका बेबी बॉय, देखिए। हाँ, तो वही यही आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला ही है। तो देखो यही लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ, यहाँ पे हो गया आपका, कहाँ पे पढ़ लिया हमने, नोट कर लो फिर पढ़ाती हूँ मैं। चलिए हो गई, चलो अब इस वाले को पढ़ लेते हैं हम। देखो क्या लिखा था कि वन हैज टू रिमेम्बर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज टू बी डिसाइडेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे ही बेबी का क्या बनेगा, बॉय या गर्ल, वो डिसाइड हो गया। लेट अस सी हाउ, अब देखो मैंने बता भी दिया कैसे हुआ, समझ गए। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एज यू नो डैट द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज, वही सेम बता रहा है जो मैंने बताया कि ह्यूमन फीमेल का क्रोमोसोम है जो XX होता है और उसके बाद मेल क्रोमोसोम होता है XY, और देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमीट ओवा प्रोड्यूस द फीमेल हैव द 6 क्रोमोसोम X, वेयर एज द मेल गैमेट में एक में X होगी एक में Y होगी, ठीक है। 50-50 चांसेस होती है दोनों। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ द जाइगोट would carry either XX or XY depending on whether the sperm carry X or Y,
देखिए कितनी मतलब लिखा हुआ है कि स्पर्म जो कैरी करता है उस पर डिपेंड करता है। इसी से बोला जाता है कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल होगा, इंडिया में कर्स किया जाता है, मतलब इंडिया में लड़की को ही ब्लेम दिया जाता है, जिम्मेदार ठहराया जाता है अगर आप लड़की पैदा कर रहे हो बस, तो मतलब औरतें को ही। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये आपको बेटा होगा बेटी होगी, ये सारे के सारे डिपेंड किस पे करता है, जेंट्स पे करता है, समझ रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ सब औरतों को ही टॉर्चर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है कि ये पूरा डिपेंड करता है स्पर्म कैरी बाय और एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। वो जो स्पर्म लेके आता है, स्पर्म कौन लेके आता है, मेल लेके आता है, तो मेल का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, मेल की जिम्मेदारी है। अब वो मेल की जिम्मेदारी नहीं, मतलब मेल के वजह से होता है, ऐसा नहीं वो जानबूझ के करता है, मतलब मेल की वजह से, लेकिन कोसा औरतों को जाता है, समझ गए। चलिए, the zygote carry XS would develop into female baby and zygote carry XY would develop into male baby. You will learn more about the chromosomal in chapter 5. हाँ, आगे जाके हमें इस चैप्टर के बारे में पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ये मैंने ओवरव्यू आपको दिखा दिया ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, लेकिन चैप्टर 5 में हमें पूरा क्लियर से पढ़ना है इसको, समझ गया। चलिए, इनहेरिटेंस वाले में एक करके दिया हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूरा अच्छे से दिया हुआ है उसके, लेकिन अभी हमने पढ़ा तो पढ़ लिया। देखिए, दिस इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। देखो लिखा भी हुआ है कि ये इसी की वजह से साइंटिफिकली, मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, आपको साइंस के अकॉर्डिंग ये करेक्ट माना जाता है कि बेबी का सेक्स, कि बेबी बॉय होगी, बेबी लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये डिपेंड करता है मर्द पे ना कि औरत पे, समझ गए, पापा पे ना कि मम्मी पे। चलिए समझ गए। अब इसके बाद यही तक रहने देते हैं, इसके बाद बचा हुआ हमारा क्लीवेज, तो क्लीवेज नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने, देख लो मैंने समझा भी दिया जो जो लिखा हुआ था उसमें। चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना कर सकते हो उतना, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, ठीक है। और आप अपने हर दोस्त, मतलब जितने भी दोस्तों को दिखाओ, अब वो फीडबैक दो कि अगर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, दोनों तरफ से दे सकते हो, ताकि मुझे भी समझ आए कि मैं जैसा पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही, नहीं पढ़ा रही, तो आप दे सकते हो। उससे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। या फिर जो भी, अगर आपको गलत लगे कि कहीं कमी है तो आप वो भी कर सकते हो, बता सकते हो। और अगर अब अच्छा लगे तो एक थंबनेल भी दे सकते हो, एक थंब। चलो ओके, बाय।